नमस्कार साथियों, मैं शुभम उपाध्याय आप सभी का एग्ज़ाम कार्ड लाइव चैनल में स्वागत करता हूं। और आज एक बार मैं फिर से इंग्लिश का एक सेट लेके आया हूं जो आपका एसएससी जीडी में प्रीवियस जनवरी माह में जो हुआ है उसका सेट की शुरुआत करने जा रहा हूं मैं। तो सेट का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे पास, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मुझे इस शब्द का सिनोनिम बताना है। जो पहला मेरा शब्द दिया हुआ है सिनोनिम अर्न, इसका मुझे सिनोनिम बताना है। तो जैसा कि मैं जानता हूँ अर्न का मतलब क्या होता है, अर्न का मतलब होता है कमाना। अर्न का मतलब जो होता है वो कमाना ही तो होता है। अर्न का मतलब होता है कमाना, है ना। तो अब देखो इसमें ऑप्शंस देखता हूँ मैं, ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए मेरे पास। सरेंडर, सरेंडर, सरेंडर का जो अर्थ किया जाता है, जैसे मैं अगर आपसे कहूँ सरेंडर, मेरे सामने सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो, सरेंडर का अर्थ जो होता है वो होता है हार मान लेना। सरेंडर का अर्थ होता है हार मान लेना, हार मान लेना, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखो, लूज, लूज का अर्थ होता है हार जाना। लूज का अर्थ जो होता है वो हार जाना होता है, या हार जाना। चौथा जो हमारे पास ऑप्शन दिया है वो है एकॉर्ड। एकॉर्ड, एकॉर्ड का अर्थ होता है किसी चीज पे सहमति जताना, किसी चीज पे सहमति जताना, सहमति जताना। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाऊं, इंडिया accorded with China's proposal। मतलब भारत ने, चाइना ने जो प्रपोजल दिया था उस पर अपनी सहमति जता दी थी। भारत को चाइना ने जो अपॉर्चुनिटी दी थी वो अपॉर्चुनिटी पे सहमति जता दी है भारत ने, ठीक है। तो अब इस अर्न का जो अर्थ हुआ वो कमाना, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, सिनोनिम जो होगा मेरे पास, वो सही सिनोनिम होगा मेरा रिसीव। रिसीव का अर्थ होता है ग्रहण करना। तो अगर मैं कोई चीज़ कमाई करूँगा, अगर मैं कोई चीज़ कमाऊँगा, पैसे अर्न करूँगा, तो मेरे पास आएंगे ही तो वो, उनको मैं ग्रहण करूँगा या उनको लूँगा। तो इस जो अर्न का जो सही सिनोनिम होगा मेरे पास वो होगा रिसीव, मतलब ग्रहण करना, ठीक है। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया। पहले क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है मेरा वो है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज रिसीव, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाता हूँ। फिट एज अ फिडल, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। एक मेरे पास ईडियम दी है, फिट एज ए फिडल, फिट एज ए फिडल। इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है भला चंगा, भला चंगा। मतलब जो खाता पीता व्यक्ति है या सेहत जिसकी अच्छी है उसको मैं फिट एज ए फिडल कहता हूँ, फिट एज ए फिडल कहता हूँ। तो अब देखो ये मेरे ऑप्शन क्या कह रहे हैं, ऑप्शन क्या कह रहे हैं मेरे पास। पहला ऑप्शन दिया है फिट लिमिटेड इन स्कोप, लिमिटेड इन स्कोप। इसका मतलब यही तो हुआ किसी चीज़ को प्रचुर मात्रा में, कोई चीज़ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है, कोई चीज़ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है ना। तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया, कोई चीज़ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है, लिमिटेड है वो स्कोप में। अब देखो टू बी परफेक्ट साइज, टू बी परफेक्ट साइज, होने वाला परफेक्ट साइज, क्योंकि यहाँ टू बी का प्रयोग किया गया है ना। टू बी, बी का मतलब होना, बी एक वो क्रिया होती है, वर्ब होती है मेरे पास। तो बी का अर्थ होता है किसी काम का होना। तो टू बी परफेक्ट साइज, परफेक्ट साइज का होना, परफेक्ट साइज का होना। तो ये भी ऑप्शन मेरा गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखो, इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन, आपातकालीन स्थिति, आपातकालीन स्थिति, आपातकालीन स्थिति, है ना। तो ये भी मेरे पास ऑप्शन गलत हो गया। अब चौथा ऑप्शन मेरे पास दिया है इन गुड हेल्थ, इन गुड हेल्थ मतलब जो अच्छी सेहत में है, अच्छी सेहत में है, अच्छी सेहत, अच्छी सेहत। तो भला चंगा का जो सेंस निकालता हूँ मैं, अगर कोई व्यक्ति भला चंगा है, खाता पीता व्यक्ति है, सेहतमंद व्यक्ति है, तो उसको मैं वही तो कहूँगा इन गुड हेल्थ, कि उसकी सेहत अच्छी है। भला चंगा तो उसकी सेहत अच्छी है। जो सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है मेरे पास, उसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज इन गुड हेल्थ, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है मेरा, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है मेरा, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मुझे सिनोनिम बताना है, सिनोनिम बताना है इसका, ठीक है। तो अब देखो सिनोनिम इसका कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, ही इज कंसिस्टेंट इन हिज वर्क, वह अपने काम में एक नियत स्थिति बनाए हुए है। ही इज कंसिस्टेंट इन हिज वर्क, वह अपने काम में एक नियत स्थिति बनाए हुए, निश्चित स्थिति बनाए हुए है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार या नियत, लगातार या नियत, नियत, नियत का मतलब जो फिक्स है, ठीक है। तो अब देखो इसमें ऑप्शन क्या दूँ, पहला ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास ऑल्टर। ऑल्टर जो शब्द बना है वो अल्टरनेट से बना है। अल्टरनेट का मतलब होता है विकल्पीय, अल्टरनेट का जो अर्थ होता है वो होता है विकल्पीय। तो अल्टर का अर्थ क्या हुआ, विकल्पीय,
विकल्पी, अल्टर का जो अर्थ हुआ वो हुआ विकल्पी, ठीक है। और देखो इसका इवॉल्व, इवॉल्व का जो अर्थ होता है विकसित होना, इवॉल्व का मेरा अर्थ होता है विकसित होना, इवॉल्व का अर्थ होता है विकसित होना, ठीक है। इवॉल्व का जो मेरा अर्थ होता है वो होता है विकसित होना, लेकिन मुझे अर्थ चाहिए क्या, लगातार या नियत। मुझे जो अर्थ चाहिए वो चाहिए लगातार या नियत। चेंज, चेंज का मतलब परिवर्तन, चेंज का मतलब परिवर्तन। तो अगर मैं देखूं तो ये ऊपर वाला जो कंसिस्टेंट शब्द दिया हुआ है उसका एंटोनियम हो गया चेंज, उसका एंटोनियम हो गया चेंज। तो मतलब मेरे पास ये अल्टर नहीं होगा, इसका इवॉल्व नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो मेरे पास एक ऑप्शन बचा है कांस्टेंट। कांस्टेंट, कांस्टेंट को नियत भी तो कहता हूँ मैं, जो चीज़ कांस्टेंट है नियत है ना, नियत होती है, लगातार होती है। तो जो मेरा थर्ड क्वेश्चन है कंसिस्टेंट का मुझे सिनोनियम बताना था, उसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब नियत, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 4 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द सेलेक्ट, अब मुझे एक 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक फिल इन द ब्लैंक दिया होगा, मुझे सही ऑप्शन चूज करना है। अब देखो, द प्राइवेट फिल इन द ब्लैंक हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड इमेंसली टू द कंट्रीज इकोनॉमी। जो प्राइवेट एक उसके बाद फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, हैज़ कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू द कंट्रीज इकोनॉमी। कंट्री की इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था में उसने एक बहुत अच्छा योगदान दिया है, भारी भरकम योगदान दिया है, ठीक है। तो अब देखो, मैं किसी भी, जैसे मैं अगर कहूँ नॉर्मली तो मैं क्या कहता हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, यही तो कहता हूँ। अगर मैं शब्दों के प्रयोग पे ध्यान दूँ तो मैं क्या कहता हूँ, ये सेवा क्षेत्र है, ये कृषि क्षेत्र है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये सर्विस सेक्टर है, ये गवर्नमेंट सेक्टर है। तो यहाँ जो केवल एक ही शब्द मुझे यहाँ सब में दिख रहा है वो है सेक्टर, वो है मेरे पास सेक्टर। यहाँ पे अगर मैं शब्द का प्रयोग करूँ तो वो मेरा प्रयोग, शब्द प्रयोग किया जाएगा सेक्टर। मतलब प्राइवेट सेक्टर हैज़ कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू द कंट्रीज इकोनॉमी, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था में अथवा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो यहाँ जो सही शब्द मेरा प्रयोग किया जाएगा वो शब्द, सही शब्द प्रयोग किया जाएगा सेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो होगा मेरा सेक्टर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है मेरा, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है व्हेन द लास्ट Tsar ऑफ रशिया वर अरेस्टेड बाय रिवॉल्यूशनरी, ही एंड हिज फैमिली वर हाइडिंग एट अ पैलेस नियर सेंट पीटर्सबर्ग, नाउ दैट पैलेस इज ओपन टू टूरिस्ट। अब वो पैलेस, आप देखो, व्हेन द लास्ट Tsar ऑफ रशिया, इसका जो ये जो शब्द दिया हुआ है सार, इसका अर्थ होता है एम्परर या सम्राट। इसका जो अर्थ होता है वो होता है एम्परर या सम्राट। जो रशिया का जो लास्ट क्या सम्राट था, अथवा जो जिसने वहाँ पे राज्य किया था, सम्राट, किसी भी राज्य में, किसी भी, कहीं भी, किसी भी जगह कोई व्यक्ति ही तो राज्य करेगा। तो जो वहाँ का लास्ट सम्राट था, व्हेन द लास्ट सम्राट ऑफ रशिया वर अरेस्टेड बाय द रिवॉल्यूशनरीज का अर्थ होता है विद्रोहकारी। विद्रोहकारी, जो विद्रोह करते हैं वो विद्रोही होते हैं, तो उनको विद्रोहियों ने अरेस्ट कर लिया था। ही एंड हिज फैमिली वर हाइडिंग एट अ प्लेस नियर सेंट पीटर्सबर्ग। उसकी और उसकी, वो जो आपका राजा था, सम्राट था, वो और उसकी फैमिली वर हाइडिंग, छिप रहे थे, एट ए पैलेस नियर पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग रशिया में एक जगह है जिसका नाम है पीटर्सबर्ग, उसके निकट एक पैलेस है, उसमें वो जो राजा था वो और उसकी फैमिली छिप रहे थे। नाउ दैट पैलेस इज ओपन टू टूरिस्ट। अब वो जो पैलेस है वो टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है। तो अब देखो, मुझे चेंज क्या करना है, वर अरेस्टेड बाय रिवॉल्यूशनरीज। तो जो राजा था वो केवल अकेला ही तो था, वो जो राजा था वो अकेला ही तो था। अब देखो यहाँ वर अरेस्टेड बाय द रिवॉल्यूशनरीज, ये तो सेम इसने रिपीट कर दिया है, सेम इसने रिपीट कर दिया, वही ऑप्शन यहाँ पे। अगर मुझे चेंज ही करवाना था तो वही ऑप्शन मेरा रिपीट क्यों करता, तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया। इज अरेस्टेड, अब देखो यहाँ इज अरेस्टेड का मतलब ये पैसिव में मैंने प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ इज आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट का बात कर रहा हूँ। लेकिन जब लास्ट रशिया अरेस्ट, पास्ट की बात कर रहा हूँ ना मैं, पहले जब विद्रोहियों को द्वारा उसके राजा को बंदी बनाया गया था, तो ये मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ देखो इज अरेस्टेड, इन दोनों ऑप्शंस में मेरे पास इज अरेस्टिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, ये पैसिव फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, ये पैसिव फॉर्म में हो गया। तो इसमें जो मेरा सही ऑप्शन जो होगा, वॉज अरेस्टेड बाई रिवॉल्यूशनरीज, वॉज अरेस्टेड बाई रिवॉल्यूशन। तो सही सेंटेंस बनेगा व्हेन द लास्ट Tsar ऑफ रसिया वाज अरेस्टेड बाई रिवॉल्यूशनरीज। रशिया का जो लास्ट राजा था या रसिया का जो लास्ट सम्राट था, जब उसे अरेस्ट किया गया था,
वह और उसकी फैमिली पीटर्सबर्ग के पास एक पैलेस में रुके हुए थे, एक महल में रुके हुए थे। अब वो पैलेस टूरिस्ट के लिए ओपन किया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा मेरा, वो होगा क्वेश्चन नंबर 4, वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 4। और ये ऑप्शन नंबर 4 क्या है, वाज अरेस्टेड बाय रिवॉल्यूशनरीज। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है मेरा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो टू फिल इन द ब्लैंक फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, पैम्पर। पैम्पर एक शब्द दिया हुआ है मेरे पास, पैम्पर। अगर मैं जैसे नॉर्मली बात करूँ तो पैम्पर का अर्थ होता है लाड़ प्यार जताना, लाड़ प्यार जताना। पैम्पर का अर्थ होता है लाड़ प्यार जताना। ठीक है, तो अब देखो, माई ग्रैंड मदर सेड, ग्रैंड मदर मेरी दादी माँ ने कहा, मेरी दादी माँ ने कहा डोंट बेंड। बेंड का अर्थ क्या होता है, बेंड का अर्थ होता है मुड़ना, बेंड का अर्थ होता है मुड़ना। बेंड का जो अर्थ होता है वो होता है मुड़ना। अटेंड, अटेंड का अर्थ होता है किसी चीज़ में उपस्थित होना, किसी जगह उपस्थित होना या सम्मिलित होना या भाग लेना, है ना, किसी चीज़ में उपस्थित होना, सम्मिलित होना या भाग लेना। ठीक है, तो देखो कंफर्टेबल, कंफर्टेबल का क्या अर्थ होता है, कंफर्टेबल का अर्थ होता है व्यवस्थित, कंफर्टेबल का अर्थ होता है व्यवस्थित, कंफर्टेबल का जो अर्थ होता है वो होता है व्यवस्थित। तो क्या कह रहा है, माई ग्रैंड मदर सेड डोंट फिल इन द ब्लैंक द किड ही विल गेट स्पॉइल्ड। ज़्यादा पैम्पर मत करो बच्चे को, ज़्यादा बच्चे को पैम्पर मत करो, नहीं तो वो बिगड़ जाएगा। स्पॉइल्ड का जो अर्थ होता है, स्पॉइल्ड का अर्थ होता है बिगड़ जाना, स्पॉइल्ड का अर्थ होता है जो बिगड़ जाना होता है, स्पॉइल्ड का अर्थ होता है बिगड़ जाना। ठीक है, तो मुझसे सिनोनिम पूछा है पैम्पर का। पैम्पर का जो सिनोनिम होता है वो कॉडल, CODDLE, CODDLE। मेरे पास दो शब्द होते हैं इसी तरह के, एक होता है कॉडल और एक होता है कडल। इसका जो अर्थ होता है पैम्पर करना, पैम्पर, टू पैम्पर। ठीक है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है टू पैम्पर या लाड़ प्यार करना। इसका जो अर्थ होता है वो होता है लाड़ प्यार करना। और ये जो कडल होता है इसका अर्थ होता है टू हग, गले लगना, टू हग। कडल का जो अर्थ होता है वो होता है गले लगना, टू हग। ठीक है, तो इसलिए मेरे पास जो सही ऑप्शन होगा 6 नंबर का वो होगा ऑप्शन नंबर 1, और ये है कडल, CODDLE। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अब देखो, दिस इज एन ओल्डन बिल्डिंग ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, दिस इज एन ओल्डन बिल्डिंग ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। अब मेरे पास ये क्या कह रहा है, यह एक पुरानी बिल्डिंग है ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, ऐतिहासिक महत्व वाली ये एक पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है। ठीक है, तो अब देखो ओल्डर, ओल्डर का प्रयोग मैं कब करता हूँ, ओल्डर का प्रयोग करता हूँ ही इज़ ओल्डर टू मी, वह मुझसे बड़ा है, वह मुझसे बड़ा है। अगर मैं किसी की नॉर्मली प्रयोग की बात करता हूँ तो ओल्डर का जो अर्थ निकलता है वो किसी बड़े से निकलता है, किसी बड़े से निकलता है। तो इसमें क्या लिखूँगा मैं, ही इज़ ओल्डर टू मी। यहाँ मैंने कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग किया है ना, ओल्डर टू मी, कंपेरेटिव डिग्री के बाद हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो वेरी ओल्डर, वेरी ओल्डर, तो ये शब्द गलत हो गया ना, वेरी ओल्डर शब्द ही गलत हो गया, क्योंकि मैं ओल्डर कंपेरेटिव डिग्री है मेरे पास, और कंपेरेटिव डिग्री के जस्ट पहले मैं एडवर्ब का प्रयोग कर रहा हूँ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग कर रहा हूँ, वेरी, है ना, तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया। अब चौथा क्या है, एल्डर, एल्डर के लिए मैं बड़ा का प्रयोग करता हूँ ना, जो मुझसे बड़ा है, ही इज़ एल्डर टू मी, ही इज़ एल्डर टू मी, वह मुझसे बड़ा है, ही इज़ एल्डर टू मी, ये बड़े भाई के अर्थ में, या मैं ज्येष्ठ कहता हूँ, जैसे जो खुद का बड़ा भाई होता है उसके लिए मैं एल्डर का प्रयोग करता हूँ। एंशियंट, एंशियंट का मतलब होता है पुराना, एंशियंट का मतलब होता है पुराना, जैसे आपने कहीं सुना होगा इन एंशियंट टाइम, पुराने समय की बात है, इन एंशियंट टाइम, पुराने समय में, देयर वाज ए किंग लिव्ड इन XYZ सिटी, एक पुराने समय में एक किसी शहर में एक राजा रहता था। तो जो एंशियंट की बात होती है वो बहुत पुरानी चीज़ों की बात होती है, जो एक हिस्टोरिकल अर्थ प्रदान करती है मुझे। तो यहाँ जो सही शब्द का प्रयोग होगा ओल्डन की जगह, वो मेरा शब्द प्रयोग होगा, वो होगा एंशियंट। एंशियंट का मतलब पुराना, एंशियंट का मतलब पुराना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, और ये है एंशियंट। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है मेरे पास,
क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फॉर द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। अब मुझे एक शब्द दिए, दो फिल इन द ब्लैंक दिए हुए हैं, इन मुझे शब्द भरने हैं, ठीक है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखो मैं एक एक शब्द को रख के देख लेता हूँ। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का अर्थ क्या होता है? ईमानदार। ऑनेस्ट का अर्थ क्या होता है? ईमानदार। अब मैंने यहाँ ऑनेस्ट रख लिया। ऑनेस्ट तो चलो चल गया, ऑनेस्ट तो चल गया। अब लेकिन आगे जो दिया हुआ है मेरे पास, द फर्स्ट 10 नंबर्स इज, द ऑनेस्ट ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स इज 5.5। लेकिन ये जो वैल्यू आई है 5.5, ये ऑनेस्ट का तो कोई सेंस दे नहीं रही। क्या नंबर्स कभी ईमानदार हो सकते हैं? क्या नंबर्स का सेंस जो है वो ईमानदारी से लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता। तो यहाँ जो ऑनेस्ट है, ये ऑनेस्ट मेरे पास गलत हो गया, कि ऑनेस्ट का जो प्रयोग किया है मैंने ये गलत हो गया, ठीक है। अब देखो मैं दूसरे ऑप्शन पे आता हूँ। दूसरा ऑप्शन क्या है? क्लेवर। क्लेवर का मतलब होता है चालाक। क्लेवर का जो अर्थ होता है वो होता है चालाक। तो यहाँ मैंने क्लेवर रख दिया, क्लेवर, क्लेवर। अब देखो यहाँ, सुशांत इज ए वेरी क्लेवर पर्सन। सुशांत एक बहुत चालाक व्यक्ति है, ये तो सही हो गया मेरा। सुशांत इज ए वेरी क्लेवर व्यक्ति, क्लेवर पर्सन। यहाँ मैंने क्लेवर का एडजेक्टिव का यूज़ कर दिया, बहुत चालाक व्यक्ति है, उसकी विशेषता हो गई। लेकिन यहाँ क्लेवर का जो अर्थ है वो कुछ निकल रहा है क्या? क्लेवर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, पहले 10 नंबरों को चालाक, इस 5.5। तो यहाँ कोई सेंस नहीं दे रहा ना, तो ये ऑप्शन क्लेवर भी मेरा गलत हो गया, ठीक है। अब अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या है मेरे पास? श्रीड। श्रीड, इसका मतलब होता है शर्मीला टाइप का, शाई, ठीक है। अब मैंने लिख दिया सुशांत इज अ वेरी शाई पर्सन। सुशांत एक बहुत शर्मीला व्यक्ति है, सुशांत एक बहुत शर्मीला व्यक्ति है। अब मैं लेकिन यहाँ शाई रखूँगा तब, शाई ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज 5.5। 10 प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का शाई, कोई अर्थ दे रहा है क्या? कोई अर्थ दे रहा है क्या? तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा। तो केवल मेरे पास एक ऑप्शन बचा है यहाँ, जो ऑप्शन है वो है मीन। मीन, देखो अब मैं यहाँ मीन रख रहा हूँ। मीन मेरा तीन अर्थ देता है। मीन का जो प्रयोग करता हूँ 3 अर्थों में करता हूँ। अब देखो अभी बताता हूँ कौन से। यहाँ मैंने मीन रख दिया, ठीक है। अब देखो, सुशांत इज़ अ वेरी मीन पर्सन। सुशांत एक बहुत मतलबी पर्सन है। मीन का मतलब मतलबी पर्सन है। एंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज 5.5। यहाँ जो मीन का प्रयोग कर रहा है ना, यहाँ जो मीन का प्रयोग कर रहा है वो है औसत, वो है औसत, वो है औसत। मतलब मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज 5.5। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत है वो है 5.5। अब देखो मीन 3 काम करता है। मीन मेरा 3 काम करता है। कौन से? एक तो एडजेक्टिव बनता है, एक तो एडजेक्टिव बनता है, ठीक है। दूसरा मेरा बनता है वर्ब, ठीक है। और तीसरा बनता है मेरा नाउन, ठीक है। 3 काम करता है। अब जैसे मैंने एडजेक्टिव का प्रयोग तो यहाँ कर दिया, सुशांत इज ए वेरी मीन पर्सन। सुशांत एक बहुत मतलबी लड़का, मतलबी व्यक्ति है। सुशांत एक बहुत मतलबी व्यक्ति है। अब मैं ऐसे लिख दूँ, आई मीन टू से दैट। इसके आगे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ ना, इसके आगे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आई मीन टू से दैट, मेरे कहने का मतलब यह है कि नाउन, नाउन का प्रयोग मैं कैसे करूँगा? मीन, ये मीन हो गया मेरा, और इसी को मैं औसत के रूप में लिख रहा हूँ। यहाँ लिख रहा है ना ये, मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो ये नाउन का भी काम कर रहा है। तो मीन यहाँ मेरे पास, मीन ने 3 काम कर दिए। एक तो वो एडजेक्टिव बन गया, एक वर्ब बन गया, एक नाउन बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही ऑप्शन है वो है मेरा ऑप्शन नंबर 4, एंड दैट इज मीन, ठीक है। अब मैं अगले ऑप्शन पे चलता, अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। जेनरस, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। जेनरस, जेनरस का जो अर्थ होता है वो होता है उदारवादी, जो बहुत उदार व्यक्ति है, जेनरस है, ठीक है। ही इज़ ए वेरी, अगर मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, MS धोनी इज़ ए वेरी जेनरस पर्सन। महेंद्र सिंह धोनी जो है वो एक बहुत उदारवादी व्यक्ति हैं, ठीक है। तो अब देखो, लिबरल, मुझे एंटोनियम बताना है। लिबरल भी इसी का सेंस देता है, लिबरल भी इसी का सेंस देता है। लिबरल का मतलब ये है जो किन्हीं चीज़ों में बार बार कमियां नहीं निकालता। लिबरल का अर्थ है जिसे कुछ भी हो जाए लेकिन वो नॉर्मल अपनी स्थिर अवस्था में रहेगा, उससे किसी भी चीज़ का कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता, तो वही लिबरल कहलाता है। अब देखो, फ्री का मतलब
जो फ्री है, जिस पर कोई काम धंधा नहीं है, फ्री है ना। अब देखो तीसरा सेल्फलेस। सेल्फलेस, सेल्फलेस का अर्थ होता है, सेल्फलेस का अर्थ होता है उदारवादी, ये भी इसका सिनोनियम है। सेल्फलेस का अर्थ होता है जैसे खुद को छोड़कर, सबसे मतलब है खुद, मतलब खुद की चिंता न करते हुए बाकी सभी की चिंता करता है, वो सेल्फलेस है। आई एम ए सेल्फलेस पर्सन। अगर मैं ये कह रहा हूँ मैं एक उदारवादी व्यक्ति हूँ, तो मैं यही कहूँगा ना उदारवादी। तो ये जो मेरे दो शब्द हो गए, लिबरल और सेल्फलेस, ये दोनों शब्द मेरे जेनरस के सिनोनियम हो गए, लेकिन मुझे एंटोनियम चाहिए। सेल्फिश, सेल्फिश, सेल्फिश का अर्थ क्या होता है? एंटोनियम ही तो बताना होता मुझे जेनरस का। जेनरस का मतलब होता है उदारवादी, उदारवादी। सेल्फिश, सेल्फिश का जो अर्थ होता है वो यही तो होता है खुद में सीमित, खुद में सीमित। ठीक है, तो जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा चौथा, क्वेश्चन नंबर 9 का चौथा ऑप्शन होगा सही, सेल्फिश, सेल्फिश। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है मेरा? क्वेश्चन नंबर 10 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। देखो, टेक इट विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, टेक इट विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इसका अर्थ होता है टेक, अगर मैं एक एक शब्द की बात करूँ, टेक इट विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, नमक के एक दाने के बराबर किसी चीज़ को लेना, नमक के एक दाने के बराबर किसी चीज़ को लेना। जिसका जो एक्चुअल मीनिंग निकलता है वो होता है शक्की स्वभाव, शक्की स्वभाव वाला व्यक्ति, या हर चीज़ में शक करने वाला, शक्की स्वभाव। इसका जो अर्थ निकलता है वो होता है शक्की स्वभाव। इसका जो अर्थ होता है वो होता है शक्की स्वभाव। अब देखो ऑप्शन, देखो इसमें पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? टू इमेजिन दैट समवन इज वर्किंग अगेंस्ट यू, टू इमेजिन दैट समवन इज वर्किंग अगेंस्ट यू। इसका अर्थ ये हुआ ऐसा कल्पना कर लेना, ऐसी कल्पना कर लेना कि कोई आपके विरुद्ध काम कर रहा है, कोई आपके विरुद्ध काम कर रहा है। तो कल्पना और स्वभाव, शक्की स्वभाव और कल्पना में, दोनों में अंतर है अंतर है ना। तो ये ऑप्शन मेरा पहला वाला ये गलत हो गया। दूसरा देखो, टू कैलकुलेट थिंग्स विद अटमोस्ट प्रिसाइसन, टू कैलकुलेट थिंग्स विद अटमोस्ट प्रिसाइसन, इसका अर्थ ये होता है एग्जैक्ट फिक्स चीज को लगाना। इसका अर्थ होता है किसी वस्तु का या किसी चीज का वास्तविक अनुमान लगाना, किसी चीज का वास्तविक अनुमान किसी चीज़ का वास्तविक अनुमान लगाना। ठीक है, तो अब देखो दूसरा वाला ऑप्शन भी मेरा गलत हो गया, दूसरा वाला ऑप्शन भी नहीं हुआ। चौथा देखते हैं, टू मिस इंटरप्रेट दैट द रियल सिचुएशन इज हिडन, किसी चीज़ की गलत गणना कर लेना कि सही सिचुएशन मुझसे छिपाई गई है। अगर मैं कहूँ, मैं नॉर्मली सब मेरे सामने कोई एक कंडीशन रख दी जाए और उसमें मैं कहूँ कि क्या बात है, सही चीज़ मुझे क्यों नहीं बताई जा रही है, तो मैं मिस इंटरप्रेट कर रहा हूँ ना, मतलब उस चीज़ को गलत वे में ले जा रहा हूँ कि नहीं ये चीज़ नहीं हुई है, कुछ और है, तुम सही बात मुझे नहीं बता रहे हो। तो उसका अर्थ, इसका जो अर्थ है वो यही निकलता है, किसी चीज़ से सही, किसी व्यक्ति से या किसी व्यक्ति से कोई सही चीज़ छिपाना। ठीक है, तो जो सही उत्तर होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 3। इस ऑप्शन नंबर 3 में क्या कह रहा है? टू अंडरस्टैंड दैट समवन इज लाइकली टू बी अनट्रू, ऐसा समझना कि समथिंग इज लाइकली टू बी अनट्रू, कुछ चीज़ जो है वो असत्य है, कुछ ना कुछ असत्य है। अगर मैं आपसे नॉर्मली कहूँ तो उसमें यही तो होगा कि अगर मुझे ये चीज़ गलत लग रही है, मुझे लग रहा है तुम झूठ बोल रहे हो, तो मैं आप पे शक कर रहा हूँ ना, नॉर्मली शक कर रहा हूँ। तो उसका जो सही अर्थ दे रहा है वो यही तो दे रहा है, टू अंडरस्टैंड दैट समथिंग इज लाइकली टू बी अनट्रू, कोई चीज़ मुझे असत्य लग रही है, कोई चीज़ गलत लग रही है। तो मेरा जो 10वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज टू अंडरस्टैंड दैट समथिंग इज लाइकली टू बी अनट्रू। ठीक है, अब मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मेरा, द सेंटेंस गिवन बिलो हैज वन मिस स्पेल्ड वर्ड, स्पॉट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड एंड सेलेक्ट इट्स करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, सम डिसीजेज आर ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब मैं ये देख रहा हूँ इसमें गलती मुझे किस में देखनी है, मुझे न्यूरोलॉजिकल, देखो सम कुछ बीमारियां, डिसीजेज सही लिख रहा है, आर ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल, जो स्पेलिंग मुझे देखनी है वो न्यूरोलॉजिकल की देखनी है। डिसऑर्डर मतलब किसी चीज़ में असमानताएं। ठीक है, अब देखो न्यूरोलॉजिकल, ये स्पेलिंग गलत है, न्यूरोलॉजिकल, GECL नहीं होता,
न्यू, ये न्यू वाला NEW वाला न्यू कर दिया इसने, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया मेरा। इसमें भी वही गलती कर दी इसने, NEW कर दिया है। तो जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 1, न्यूरोलॉजिकल। न्यूरोलॉजिकल तंत्रिकाएं जो होती है, मस्तिष्क की तंत्रिकाएं जो होती है, उनको में न्यूरोलॉजी के जिसका अध्ययन किया जाता है वो न्यूरोलॉजी कहलाती है। तो अगर उसमें बात की है सम डिसीजेज आर ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, तंत्रिकाओं के अव्यवस्थित होने से जो बीमारी उत्पन्न होती है वही न्यूरोलॉजिकल डिसीज कहलाती है मेरी। तो जो सही ऑप्शन होगा न्यूरोलॉजी का स्पेलिंग वाला वो होगा मेरा पहला ऑप्शन नंबर 1, न्यूरोलॉजिकल, NEUROLOGICAL। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 पे आ रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है मेरा, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द ट्री हैज़ अ ब्राउन एंड द डॉग्स एट द स्ट्रेंजर्स। अगर मैं नॉर्मली बात करूं, द ट्री हैज़ अ ब्राउन, पेड़ों की, ट्री हैज़ अ ब्राउन, पेड़ों की ब्राउन, इस पर फिल इन द ब्लैंक दिया है यहाँ, फिर उसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक दिया है। तो यहाँ जो डॉग्स है, कुत्ते क्या करते हैं, कुत्तों का काम क्या होता है, कुत्तों का काम यही तो होता है भौंकना। तो अगर मैं केवल डायरेक्ट ऑप्शंस देखूं चारों ऑप्शन से, तो पहला मेरा क्वेश्चन नंबर 12 का जो थर्ड ऑप्शन है मेरा बार्क, तो यही तो मेरा क्वेश्चन ऑप्शन सही होगा। बार्क का अगर मैं देखूं तो बार्क के दो अर्थ होते हैं, बार्क के दो अर्थ होते हैं, एक का होता है छाल और दूसरा होता है भौंकना, दूसरा होता है भौंकना। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अनजान व्यक्ति पे भौंकते हैं। द ट्री हैज़ ए ब्राउन बार्क, पेड़ की जो है छाल जो है, पेड़ की छाल जो है वो बार्क है, पेड़ की छाल ब्राउन है, पेड़ की जो छाल है वो ब्राउन है। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा बार्क। ट्रंक की अगर मैं बात करूँ तो ट्रंक का अर्थ होता है तना, ट्रंक का जो अर्थ होता है वो तना होता है। टेल का अर्थ होता है पूंछ, साउंड का अर्थ होता है आवाज़, वॉइस, साउंड का जो अर्थ होता है वो होता है वॉइस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज बार्क। बार्क का मतलब भौंकना या छाल, छाल का अर्थ होता है, छाल किसी की होगी, पेड़ की तो होगी, तो बार्क के दो अर्थ निकले यहाँ से, एक छाल और एक भौंकना। ठीक है, अब मैं देखो अगले ऑप्शन पे अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन कौन सा है मेरा, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक बाय सेलेक्टिंग द मीनिंगफुल एंड करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब मुझे इन चार ऑप्शन दिए हुए हैं और उसमें से मुझे ये देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। Nowadays the police get along fill in the blank of drug peddlers every day। आजकल पुलिस को बहुत लंबी, फिर खाली जगह दी हुई है मुझे, फिर कह रहा है ऑफ ड्रग पेडलर्स एवरी डे, ये ऑफ ड्रग पेडलर, ड्रग सप्लाई करने वाले लोगों की एक बहुत लंबी। तो बहुत लंबी की अगर मैं सेंस में बात करूँ तो बहुत लंबी मुझे लिस्ट ही तो प्रोवाइड की जाएगी। Nowadays the police get a long list of drug peddlers every day। ड्रग पेडलर्स की एक बहुत लंबी लिस्ट मेरे पास उपलब्ध की है, करवाई जा रही है पुलिस के पास। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो सही होगा 13 नंबर का वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अब मैं ऑप्शंस पे आ जाता हूँ। लीस्ट, लीस्ट LEST, इसका अर्थ होता है कम से कम, इसका अर्थ होता है कम से कम। ठीक है, अब देखो ये वाला जो लिस्ट है इसका अर्थ होता है नहीं तो, नहीं तो। अब मैं इन दोनों को सेंटेंस में अगर यूज़ करूँ, एटलीस्ट स्टडी हाफ एन आवर, कम से कम आधा घंटा तो पढ़ो, मैं किसी को सलाह दे रहा हूँ अगर, एटलीस्ट स्टडी हाफ एन आवर, कम से कम आधा घंटा तो पढ़ो। लीस्ट, ड्राइव स्लोली, लीस्ट यू कैन गेट अ एक्सीडेंट, आपका एक एक्सीडेंट हो सकता है इसलिए धीरे धीरे चलो, नहीं तो एक एक्सीडेंट हो जाएगा। ड्राइव स्लोली, धीरे धीरे चलो, अन्यथा नहीं तो तुम्हारा एक एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो 13 का जो मेरे पास सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज लिस्ट। नाउअडेज द पुलिस गेट अ लॉन्ग लिस्ट, आजकल पुलिस को एक लंबी लिस्ट प्राप्त होती है ऑफ ड्रग पेडलर्स एवरी डे, जो डेली नॉर्मली ड्रग सप्लाई करते हैं उनकी लिस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अब मैं क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है मेरा, क्वेश्चन नंबर 14 है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। जो सेंटेंस दिया हुआ है 4 भागों में दिया गया। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, द प्योन वाज ब्रॉट ए कप ऑफ कॉफ़ी फॉर नैना, द प्योन वाज ब्रॉट अ कप ऑफ कॉफ़ी फॉर नैना, जो चपरासी था वो एक कप कॉफ़ी नैना के लिए लेके आया, एक कप कॉफ़ी नैना के लिए लेके आया। तो अब देखो मैं क्या करूँगा यहाँ, द प्योन वाज ब्रॉट, अब देखो इसमें
द प्योन बिल्कुल सही लिखा है। ए कप ऑफ कॉफ़ी फॉर नैना, लेकिन यहाँ जो एरर है वो एरर है मेरा टेंस का एरर है, टेंस का एरर है। ये जो मैंने अभी लिखा है, अभी जो लिख रहा है वाज ब्रॉट, ये लिख रहा है मेरा, ये लिख रहा है मेरा पास्ट में, और ये पैसे में मैंने प्रयोग कर दिया है ऐसे, पास्ट में पैसे में प्रयोग कर दिया। पैसे में यही तो होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका जो एक्चुअल सही यूज़ होगा, जो सही सेंटेंस होगा, उसको मैं कैसे लिखूँगा? जो मेरा सही सेंटेंस होगा, द प्योन ब्रॉट अ कप ऑफ कॉफ़ी फॉर नैना, अ कप ऑफ कॉफ़ी फॉर नैना। जो चपरासी था वो नैना के लिए 1 कप कॉफ़ी लेके आया, तो जो सही सेंटेंस होगा वो होगा ब्रॉट अ कप ऑफ कॉफ़ी फॉर नैना। ठीक है, ये मेरा 14 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। मतलब इस पार्ट में एरर है और टेंस का एरर था मेरा। ठीक है, तो ये जो मैंने ब्रॉट का प्रयोग किया है, ये मैंने किया है पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्वेश्चन नंबर 15 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है मेरा? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। मुझे एक शब्द दिया हुआ है होप। होप का मतलब क्या होता है? आशा। होप का मतलब यही तो होता है, आशा। आई होप टू गेट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। मैं भविष्य में अपने सफल होने की आशा करता हूँ, मैं अपने भविष्य में सफल होने की आशा करता हूँ। तो अब देखो इसमें फैंटेसी, इस फैंटेसी का अर्थ क्या होता है? रोमांच, रोमांचकारी, है ना। फैंटेसी का अर्थ क्या होता है? रोमांचकारी। क्रेविंग, क्रेविंग का होता है मन विचलन, मन विचलन। क्रेविंग का जो अर्थ होता है वो होता है मन विचलन। जैसे अगर नॉर्मली मैं बात करूँ, मुझे क्रेविंग हो रही है, आई हैव बीन गेटिंग क्रेविंग, आई हैव बीन गेटिंग क्रेविंग, मुझे क्रेविंग हो रही है। तो क्रेविंग का अर्थ ही होता है मन, मेरा मन विचलित हो रहा है, मेरा मन विचलित हो रहा है। प्रॉमिस, प्रॉमिस का अर्थ वादा करना, प्रॉमिस का अर्थ वादा करना। ठीक है, तो अब देखो उससे एंटोनिम पूछा था होप। होप का मतलब आशा, और इसका अर्थ क्या होगा? निराशा। होप का अर्थ जो होता है वो होता है आशा। डेस्पेयर का अर्थ क्या होगा? डेस्पेयर का अर्थ होता है निराशा। डेस्पेयर का जो अर्थ होता है वो होता है निराशा। तो इसका जो सही एंटोनियम होगा होप का वो होगा डेस्पेयर। मतलब क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर 1 जो दिया है, डेस्पेयर। ठीक है, अब मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 पर। अब देखो ये कंप्रीहेंशन आ गया। देखो, एन इनिशिएटिव हैज़ बीन, खाली जगह यहाँ दी है, एन इनिशिएटिव हैज़ बीन रेकंड। रेकंड का अर्थ होता है मानना, रेकंड का अर्थ होता है मानना। आई रेकंड हिम एज अ थीफ, मैंने उसे एक चोर मान लिया था, मैंने उसे एक चोर मान लिया था। ठीक है, अब देखो डिस्कवर, दूसरा डिस्कवर। डिस्कवर का मतलब उत्पत्ति करना या आविष्कार करना, उत्पत्ति करना या आविष्कार करना। रेकंड वो डिस्कवर्ड का जो अर्थ होता है वो होता है उत्पत्ति करना या आविष्कार करना। ठीक है, अब देखो चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? एस्टेब्लिश्ड। एस्टेब्लिश का अर्थ विस्तारित करना। एस्टेब्लिश्ड का अर्थ, एस्टेब्लिश्ड का जो अर्थ होता है किसी चीज़ को फिक्स करना या स्थित करना। एस्टेब्लिश्ड। तो अब जो मेरा ऑप्शन, अब मैं इनिशिएटिव को क्या किया जाता है? इनिशिएटिव को शुरू ही तो किया जाता है। मैं अगर कहूँ आई एम स्टार्टिंग अ इनिशिएटिव, मैं एक इनिशिएटिव शुरू करने जा रहा हूँ, तो मैं किसी भी इनिशिएटिव को स्टार्ट ही तो करूँगा, स्टार्ट ही तो करूँगा। एन इनिशिएटिव हैज़ बीन स्टार्टेड, हैज़ बीन स्टार्टेड। तो मैं अगर इसको देखूँ, इनिशिएटिव हैज़ बीन स्टार्टेड इन द एजुकेशनल रिफॉर्म सेक्टर। एजुकेशन के सेक्टर में परिवर्तन जो आ रहा है उस सेक्टर में मैं एक रिफॉर्म स्टार्ट कर रहा हूँ, एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो मेरा 16 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज स्टार्टेड। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 17 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है मेरा? क्वेश्चन नंबर 17 है, देखो यहीं से शुरू करता हूँ, सेक्टर इन फॉर्म ऑफ सोशल एंड इमोशनल लर्निंग। सो SEL, इसको मैंने सोशल एंड इमोशनल लर्निंग को SEL लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, दिस नोवल एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को लागू करना, किसी चीज़ को लागू करना, किसी चीज़ को लागू करना। इंटेंशन, इंटेंशन का क्या अर्थ होता है? आंतरिक भावना। इंटेंशन का अर्थ होता है आंतरिक भावना। मेरे इंटेंशंस गलत नहीं है, माई इंटेंशंस आर नॉट
एंड माई इंटेंशंस आर नॉट बैड, मेरी इंटेंशंस गलत नहीं है। तो अब देखो चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन क्या, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट थोड़ी नहीं करूँगा मैं नोवेल के लिए, तो जो मेरा सही ऑप्शन होगा दिस नोवेल कॉन्सेप्ट, ये पवित्र जो कॉन्सेप्ट है, नोवेल का मतलब एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट हेल्प्स स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज देयर ओन इमोशंस। हेल्प स्टूडेंट, ये जो नोवेल कॉन्सेप्ट है ये हेल्प स्टूडेंट्स की हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड, समझने में, तथा मैनेज देयर ओन इमोशंस, अपने खुद के भावनाओं को समझने में। ये जो नोवेल कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट हेल्प करता है। अब कौन सा कॉन्सेप्ट है, सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, SEL, ये कॉन्सेप्ट मेरा स्टूडेंट्स की हेल्प करता है। ठीक है, तो 17 जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मैं इससे आगे अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन कौन सा मेरा, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें से पेन, पेन पेन नहीं दिख रहा। नीचे से, अरे नीचे से अरे और नीचे। अच्छा ठीक है, ठीक, बता देना, शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है मेरे पास, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 3। देखो फिल, तीसरा नंबर क्या है, द स्टूडेंट्स, खाली जगह दिए मेरे पास, फिल इन द ब्लैंक दिया है, एंड लर्न इन ए कंस्ट्रक्टिव मैनर। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सीखते हैं एक बनाने वाली घटना, बनाने वाले तरीके से देखते हैं। जैसे में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दो चीज़ें होती हैं मेरे पास, एक विनाशकारी एक निर्माणकारी। तो जो स्टूडेंट होते हैं वो कंस्ट्रक्टिव मैनर में सीखते हैं, विनाशकारी। तो अब देखो द स्टूडेंट्स एक्ट, स्टूडेंट्स किसी से एक्ट करेंगे, स्टूडेंट्स एक्ट करते हैं कि इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। मिंगल, मिंगल का जो अर्थ होता है वो होता है मिलना जुलना, मिलना। आई मिंगल्ड हर, मैं उससे मिला, आई मिंगल्ड हर। अफेक्ट, अफेक्ट, अफेक्ट दो चीज़ें होती हैं मेरे पास, अफेक्ट और दूसरा होता है इफेक्ट। ठीक है, एक होता है अफेक्ट, इसका मतलब आता है पसंद होना, पसंद आना। दो चीज़ें होती हैं, अफेक्ट और एक इफेक्ट। इसका मतलब होता है पसंद आना और ये होता है प्रभाव डालना, प्रभाव डालना, प्रभाव डालना। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन एक्ट तो आएगा नहीं, एक्ट क्यों करेंगे स्टूडेंट्स। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, मिंगल, मिलना, स्टूडेंट्स मिंगल एंड स्टूडेंट मिल जाते हैं, नहीं। तीसरा अफेक्ट, उन्हें पसंद थोड़ी नहीं आएगी कोई चीज़, अफेक्ट तो नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें केवल एक ऑप्शन बचा मेरे पास, इंटरेक्ट। इंटरेक्ट का मतलब होता है घुल मिल जाना, इंटरेक्ट किसी से मिलना, बातचीत करना। तो जो सही ऑप्शन होगा मेरा इंटरेक्ट, INTERACT, इंटरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही ऑप्शन होगा मेरा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, एंड दैट इज इंटरेक्ट। द स्टूडेंट इंटरेक्ट एंड लर्न इन ए कंस्ट्रक्टिव मैनर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 का मेरा सही ऑप्शन कौन सा हो गया, पहला। मैं क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, फोर्थ प्लेस ही खाली दिया हुआ है मेरे पास, अब इसमें मुझे भरना है। दिस कॉन्सेप्ट ग्रेटिफाइड, ग्रेटिफाइड का मतलब होता है कृतज्ञ होना, कृतज्ञ होना, कृतज्ञ होना। किसी चीज़, किसी व्यक्ति से मैं कृतज्ञ हो गया, जैसे मैं आपसे मिलकर कृतज्ञ हो गया, आई हैव बीन ग्रेटिफाइड बाई मीटिंग यू, मैं आपसे मिलकर कृतज्ञ हो गया। तो इस ग्रेटिफाइड का मतलब होता है कृतज्ञ होना। रिलीव्ड, रिलीव्ड का मतलब होता है छोड़ देना, छोड़ दी, इसका जो अर्थ होगा वो होगा छोड़ दिया, क्योंकि ईडी का प्रयोग किया है ना मैंने पास्ट में, तो इसका मतलब छोड़ दिया। प्रॉफिटेड, प्रॉफिटेड का मतलब लाभमय, लाभमय या लाभ हुआ। तो इसका जो सही शब्द जो प्रयोग किया जाएगा वहाँ किया जाएगा दिस कॉन्सेप्ट गेंड मोमेंटम। गेंड का मतलब प्राप्त किया, गेंड का मतलब प्राप्त किया। इस कॉन्सेप्ट ने गेंड मोमेंटम, संवेग प्राप्त किया विद द पब्लिकेशन ऑफ द बेस्ट सेलर। जो बेस्ट सेलर है उसके पब्लिकेशन के थ्रू डेनियल गोलमैन टाइटल, इमोशनल, डेनियल गोलमैन का जो टाइटल है इमोशनल इंटेलिजेंस, उसके थ्रू इसने बहुत ज़्यादा एक मोमेंटम प्राप्त किया इमोशनल इंटेलिजेंस ने। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही ऑप्शन होगा मेरा वो होगा मेरे पास पहला, गेंड।
19 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ग्रैंड। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 20 पे आता हूँ। अब देखो, वाई इट कैन मैटर मोर देन आई क्यू। जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ये IQ से ज़्यादा मैटर कैसे कर सकता है। अब देखो ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 5 में क्या आएगा। अब देखो यहाँ सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू। 5वें नंबर में जो कोई क्वेश्चन फिल करना है, मर्जेज का अर्थ मैंने शायद अभी बताया था। मर्जेज का अर्थ होता है मिलना या मिलता है। ठीक है, इन्फ्लुएंस का अर्थ होता है प्रभावित करना। इन्फ्लुएंस का अर्थ होता है प्रभावित करना। तीसरा क्या है, कंपेयर्स का मतलब तुलना करना। कंपेयर्स का जो अर्थ होता है वो होता है तुलना करना। तो अगर मैं यहाँ एक एक शब्द को रखूँ, इट मर्जेज द इन्हेंसमेंट, यह मिल जाता है। इन्हेंसमेंट बढ़ावा देना, ये नहीं होगा ना। दूसरा ऑप्शन लगा इन्फ्लुएंस, इट इन्फ्लुएंसेज, यह प्रभावित करता है। इन्हेंसमेंट ऑफ द गिवन कॉम्पिटेंसीज, इसमें जो प्रभावित करता है द इन्हेंसमेंट ऑफ जो मुझे तुलनाएं दी जाती हैं अथवा कंपटीशन जो दिया जाता है उन सबको प्रभावित करता है। इट इनकॉर्पोरेट्स का अर्थ होता है साथ साथ कार्य करना या किसी के साथ मिलकर कार्य करना। तो जो मेरा सही ऑप्शन होगा इस वाले में, तो वो होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज इनकॉर्पोरेट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 4, इनकॉर्पोरेट्स, मिल जाना, मतलब किसी के साथ घुल मिलकर काम करना, किसी के साथ कॉर्पोरेट करना। ठीक है, तो आज हमारा ये सेट कंप्लीट हुआ। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा और बाकी के सेट के लिए आप ऐसे ही जुड़े रहिए। बाकी के साथ ही मेरे मैं करवा ही रहे हैं आपको सारे। इंग्लिश हो गई, इंग्लिश तो मैं खुद ही करवा रहा हूँ, रीजनिंग हो गई, मैथ हो गई, हिंदी हो गई। बाकी के साथ ही आप सबकी पूरी जितनी सहायता हो सकती है उतनी कर रहे हैं। तो ऐसी अच्छी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। 1 मिनट और जुड़े रहिए साथियों। मैं आज आपसे एक बुक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस बुक को हमारे अग्रवाल एग्जाम कार्ड के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है। इस बुक में आपको 20 मॉक पेपर्स और 12 सॉल्व पेपर्स दिए गए हैं। ठीक है, इसमें आपको 2013 के, 2015 के, 2019, 2021 और 2023 के सारे पेपर इसमें कंक्लूड किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। ठीक है, इस बुक की स्पेशल खासियत ये है कि इस बुक में हर एक सेट के साथ हर एक सेक्शन में आपको एक QR कोड प्रोवाइड किया गया है, जिस QR कोड को स्कैन करके आप सीधे वीडियो के सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, और इसमें वीडियो सॉल्यूशन के PDF पढ़ने में अगर आपको दिक्कत आती है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF प्रोवाइड करी जाती है। उस PDF को पढ़ने में अगर आपको दिक्कत आती है तो आप ये बुक जरूर परचेज करें, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। ठीक है, ऐसे ही हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी जरूर करिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।